अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 20 ऑक्यूलर इंजरीज़। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो ऑक्यूलर इंजरीज़ मींस दैट द इंजरीज़ व्हिच आर रिलेटेड टू द आई, ठीक है, जो आँख के अंदर इंजरीज़ हो जाती, सो उससे रिलेटेड जो है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। जेंडर अगर बात की जाए तो ऑक्यूलर इंजरीज़ किस में ज़्यादा कॉमन होती हैं, फीमेल्स में या मेल्स में? तो मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं। 80% मेल्स होते हैं जिनमें ये ऑक्यूलर इंजरीज़ होती हैं। एज की अगर बात की जाए तो बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होती हैं और जो यंग एज ग्रुप होता है उसमें ज़्यादा कॉमन होती हैं, ठीक है। बिकॉज़ मेल्स में क्यों कॉमन होती हैं? बिकॉज़ वो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होते हैं या एक दूसरे से लड़ाई वगैरह भी हो जाती है उनकी। और बच्चों की अगर बात की जाए तो उनकी भी एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है स्ट्रीट फाइट्स वगैरह में या स्पोर्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्यूलर इंजरीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा अडल्ट मैन की बात की जाए तो वो लेबर होता है, कोई जॉब पे होता है या फार्मर होता है, इंडस्ट्रियल जो इंजरीज़ होती हैं वो मोस्टली होती हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो फार्मर या इंडस्ट्री वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा, उसमें ज़्यादा कॉमन होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग करते हुए जो एक दूसरे को ऑक्यूलर इंजरीज़ कर देते हैं लोग, फाइटिंग करते हुए, ठीक है। और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन होती हैं वो आरटीएज़ होती हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं, उसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स आ जाते हैं जिसमें आँख के ऊपर जो है वो तरह तरह की इंजरीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कसिंग द रिस्क फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट थे? बिकॉज सिनेरियोज़ में जो है इस तरह के रिस्क फैक्टर्स में से आता है और इस तरह से सिनेरियोज़ पिक करने में ईजी होता है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपने ऑक्यूलर इंजरीज़ की। तो क्लासिफिकेशन अगर बात की जाए तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस तरह से देखेंगे कि ये मैकेनिकल इंजरीज़ हो सकती हैं या नॉन मैकेनिकल हो सकती हैं, ठीक है। मैकेनिकल मीन्स कोई प्रेशर वगैरह की वजह से इंजरीज़ हो जाती हैं और नॉन मैकेनिकल मीन्स के उसमें प्रेशर वगैरह का कोई जो है ना इनपुट नहीं होता। तो मैकेनिकल में फ़र्दर हम इसको देखते हैं तो वो ग्लोबल हो सकती हैं, जिसमें ग्लोबल में क्लोज़ ग्लोब आ जाती हैं या ओपन ग्लोब आ जाती हैं, ठीक है। तो जो होती है ना ओपन ग्लोब, उसमें क्या होता है कि पूरा हमारा आई बॉल खुल जाता है एक किस्म का, ठीक है। और मतलब जो ओपन ग्लोब में ऐसा होता है कि वो सुपरफिशियल इंजरी नहीं होती, वो डीप इंजरी चली जाती है, ठीक है। और जो क्लोज ग्लोब होता है उसमें क्या होता है कि आप उसको कह सकते हो कि वो सुपरफिशियल इंजरी होती है, ऊपर ऊपर बस हुई होती है, ठीक है। सो ओपन अगर क्लोज ग्लोब की बात की जाए जिसमें इंजरी जो है वो सुपरफिशियल ही रहती है, उसमें अगर हम बात करें तो वो दो तरह से हो सकती है, कॉन्टिवियन हो सकती है या लैमेलर हो सकती है, ठीक है। सो कंटिवियन क्या होता है? कंटिवियन आपको पता है ब्रूजेस जो होते हैं आमतौर पे जो नील पड़ जाता है आंखों के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं जो कंटिवियन, ठीक है। इसके अलावा जो लैमेलर होती है, लैमेलर में एक्चुअली होता है जो इसमें ऐसे आ जाता है कि कोई लेयर्स की फॉर्म में लेसरेशन हो जाए ना तो उसको हम लैमेलर लेसरेशन कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ओपन ग्लोब आ जाता है। ओपन ग्लोब में मतलब पूरी आँख खुल गई है, किस्म की डीप इंजरी चली गई है, ठीक है, फुल थिकनेस वूंड आ गई है, तो उसको हम ओपन ग्लोब कह देते हैं। ओपन ग्लोब में फर्दर दो तरह की हो जाती हैं, रप्चर हो सकता है सिंपली, ठीक है, या हमारे पास लेसरेशन हो जाती है। लेसरेशन जो है वो फिर फर्दर 3 टाइप्स की होती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है परफोरेटिंग है या पेंट्रेटिंग है या इंट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी है, ठीक है। तो अब जो हम इनको टर्म्स को समझते हैं कि रप्चर में क्या होगा कि हमारे पास जो है फुल थिकनेस वूंड होगी, ठीक है, मतलब कि सुपरफिशियल नहीं होगी, डीप होगी वूंड, ठीक है। लेकिन जो है इसमें ब्लंट ट्रॉमा होगा। ब्लंट ट्रॉमा मींस कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो गुलाई में है, ठीक है, मतलब कि बड़ा सा है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉल, इस तरह से कुछ ना। और हमारे पास जो ग्लोबल लेसरेशन होती है वो रप्चर से डिफरेंट होती है, इस तरह से कि लेसरेशन जो होती है वो शार्प ऑब्जेक्ट से कॉज होती है, कोई भी नाइफ़ के साथ या वूंड, कोई भी हमारे पास फायर आर्म वूंड है उसके साथ, ठीक है। अब ये फर्दर हमारे पास होता है पेनिट्रेटिंग होती है, परफोरेटिंग होती है, इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी होती है। पेनिट्रेटिंग क्या होती है? अभी इन दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग में, ठीक है। पेनिट्रेटिंग में एक एंट्री वूंड होता है जस्ट, ठीक है, एग्जिट वूंड नहीं होता। ये परफोरेटिंग होता है ना, उसमें एंट्री वूंड भी होता है, एग्जिट वूंड भी होता है, ठीक है। और इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी की अगर हम बात की जाए तो ये भी पेनिट्रेटिंग ही होता है, मतलब कि इसका भी एंट्री वूंड ही होता है। लेकिन ये होता है कि ये इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी से समझ आ रही है कि आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, ठीक है, और वो बाहर नहीं निकली, अंदर ही रह गई है, ठीक है। तो इस वजह से ये पेनिट्रेटिंग की एक टाइप है जिसको हम अलग से देखते हैं कि इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी है। तो ये जनरल सी इसकी क्लासिफिकेशन थी कि मैकेनिकल हो सकता है, नॉन मैकेनिकल हो सकता है। मैकेनिकल में हमने डिस्कस कर लिया दो तरह से कि ओपन ग्लोब है, क्लोज ग्लोब है, ठीक है। ओपन ग्लोब में हमें फर्दर पढ़े हैं कि लेसरेशन हो जाती है, रप्चर हो सकता है। लेसरेशन में हमने फर्दर पढ़ा है पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग, ठीक है, और इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी, ठीक है। और जो क्लोज ग्लोब है उसमें हमने जो है वो दो तरह से देखा है कि लेसरेशन हो सकती है सिंपली, या जो वो हमारे पास लैमेलर है या कॉन्टिवियन हो सकती है, ठीक है। और इन दोनों को भी आपको पता होना चाहिए कि क्लोज और ओपन ग्लोब क्या होती है।
नॉन मैकेनिकल की अगर हम बात करें ना, तो नॉन मैकेनिकल में हमारे मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई चीज़ आके नहीं लगेगी। इसमें क्या होगा, हमारे केमिकल्स फॉर एग्जांपल गिर जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स हो जाते हैं, रेडिएशंस हो जाती हैं, या कोई इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ हैं या थर्मल इंजरीज़ हैं, इसमें वो आ जाती हैं, ठीक है। और केमिकल्स में फर्दर हमारे एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं। अभी इस पिक्चर को आप देख के मुझे बताएं कि ये कौन सी इंजरी है, ठीक है, ये सुपरफिशियल है या डीप है। तो ये सुपरफिशियल इंजरी है, सुपरफिशियल इंजरी है, क्लोज ग्लोब है, ठीक है। और ये हमारे पास मैकेनिकल की टाइप है क्लोज ग्लोब इंजरी, जिसमें हमारे पास कौन सी टाइप है, ये कंट्यूजन हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है, कंट्यूजन हुई है, ब्रूजेस हुई हुई हैं। उसके बाद ये दूसरी पिक्चर है आपके पास, ठीक है, ये कौन सी है, ये भी हमारे पास जो है क्लोज ग्लोब है, और ये लेसरेशन वाली टाइप है, ठीक है, लैमिलर लेसरेशन वाली है। और इसके अलावा ये वाली अब आपके पास आ जाती है, ये वाली पिक्चर देखें, ये ओपन ग्लोब है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना सारी आँख खुली हुई है अंदर से। और ये रप्चर वाली टाइप है, रप्चर वाली कौन सी टाइप थी, जिसमें हमारे पास ब्लंट ट्रॉमा हो रहा था, ठीक है। फिर ये वाली आपके पास पिक्चर आ जाती है, ये आपको नज़र आ रही है, ये भी ओपन ओपन ग्लोब है, ठीक है। ओपन ग्लोब की कौन सी टाइप है, लेसरेशन वाली। और लेसरेशन में कौन सी टाइप है, ये पेंट्रेटिंग वाली। पेंट्रेटिंग वाली क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही हमारे पास एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास ये वाली पिक्चर आ जाती है, इसमें देखें ये कौन सी टाइप है, मैकेनिकल में ओपन ग्लोब है, ओपन ग्लोब में लेसरेशन है, और लेसरेशन में कौन सी है, परफोरेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड है, ठीक है। फिर आपके पास जो है ये वाली पिक्चर आ जाती है, ये देखें, ये आपके पास नज़र आ रही है इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी, ठीक है, मैकेनिकल में है, ओपन ग्लोब है, ओपन ग्लोब में लेसरेशन की टाइप है, कौन सी टाइप है, इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर्स आपके पास आ जाती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इन सब में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजरीज डिस्कस कर ली। और फिर आपके पास जो नॉन मैकेनिकल में केमिकल इंजरीज़ की बात आ जाती है, तो इसमें देखें कि आपके पास केमिकल अगर किसी आँख के ऊपर गिर जाए तो फिर उसके ऊपर एसिड वगैरह के बर्न्स वगैरह के निशान होंगे, ठीक है, एसिड या अल्कली के अलग अलग से, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कॉर्नियल फॉरेन बॉडी, जो हमारा SCQ क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आँख के बाहर हमारे पास जो है फॉरेन बॉडीज़ होती हैं। मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरेन बॉडीज़ में हमारे पास मोस्टली जो फॉरेन बॉडीज़ होती है ना, वो कॉर्निया में और कंजक्टाइवा में होती हैं, ठीक है, कॉर्निया में होती हैं या कंजक्टाइवा में होती हैं। और जो हमारे पास इंट्रा ऑक्युलर होती हैं ना, वो कॉर्निया और कंजक्टाइवा के अंदर गई होती हैं, इस वजह से हम उनको इंट्रा ऑक्युलर कहते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरेन बॉडीज़ जो हैं, ये हमारे पास जो है ना, इसमें से जो आपका मेन क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो कॉर्नियल फॉरेन बॉडी है, कंजक्टाइवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर SCQs, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरेन बॉडी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्युलर क्यों है, क्योंकि ये बाहर बाहर होता है, ठीक है, डीप नहीं गया होता, ये फॉरेन बॉडी डीप नहीं होती, सुपरफिशली होती है। और कहाँ पे होती है सुपरफिशली, सुपरफिशली भी अगर हम बात करें ना कॉर्निया की, तो कॉर्निया की जो एपिथीलियम होती है ना, और सुपरफिशियल स्ट्रोमा होता है, वहाँ तक ये फॉरेन बॉडी रहती है, उससे नीचे नहीं जाती, ठीक है। कॉर्निया के 5 लेयर्स होती हैं, एपिथीलियम, स्ट्रोमा, ठीक है, एपिथीलियम हो गई, फिर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी, ठीक है, जो है बाउमेंस मेम्ब्रेन, फिर स्ट्रोमा है, फिर डेजिमेंट्स मेम्ब्रेन है, और फिर हमारे पास फाइनली जो है वो एंडोथीलियम है। तो अगर एपिथीलियम और स्ट्रोमा तक रहती है ना सुपरफिशली, तो वो हमारे पास जो है ना कॉर्नियल फॉरेन बॉडी होगी एक्स्ट्रा ऑक्युलर में, ठीक है। फिर इसमें इसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कि किसमें इसकी टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कॉर्नियल फॉरेन बॉडी सबसे ज़्यादा कॉमन किसमें होती है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे होते हैं, वो जो हमारे पास होते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके अंदर, या एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे होते हैं उनके अंदर, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ में कौन सी होंगी, फॉर एग्जाम्पल आयरन, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसकी आंख के अंदर कोल चला गया, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल वर्कर्स में याद रखना आपने, जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं वो आंखों में चले जाते हैं। इसके अलावा हस्क ऑफ द पैडी, ठीक है, ये चले जाते हैं एग्रीकल्चरल वर्कर्स में आंखों के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, ये सुपरफिशली रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास अदर कॉमन फॉरेन बॉडीज़ हैं, उसमें हमारे पास डस्ट है जो हमारी आंखों में अक्सर चली जाती है, सैंड अक्सर हमारी आंखों में चली जाती है, ठीक है, ग्लास, स्टील, वुड, स्मॉल इंसेक्ट्स। तो ये हमारे पास जो है ना छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आंख के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्युलर कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़ बना देती हैं, ठीक है। फिर कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़ की हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स वही होंगे कि हमारे अंदर जनरली जब आप खुद सोचें कि आपकी आंख में कोई डस्ट चली जाती है तो क्या हाल होता है आपकी आंखों का, आपको ऐसे लगता है ना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, टीयरिंग होती है, ठीक है, फोटोफोबिया होता है, पेन होती है, आंख लाल हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हमारे पास टिपिकल होते हैं इसके। साइंस क्या होंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे जब पेशेंट को, तो हमें कॉर्नियल फॉरेन बॉडी नज़र आएगी, ठीक है, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी नज़र आएगी। और हम उस पेशेंट को देख रहे होंगे, वो अपनी आंख ही नहीं खोल पा रहा होगा, ठीक है। जब वो अपनी आंख नहीं खोल पा रहा होगा ना, तो उस साइन को हम कहते हैं कि उसको ब्लेफरोस्पैज्म हो गया, ठीक है। आंख में कुछ गया हो ना, तो वैसे ही नहीं आंख खुलती, तो वो ऐसे पेशेंट अपनी आंख बंद की होती है, वो खोलने नहीं दे रहा होता, हम उसको कहते हैं हमने एग्जामिन करना, आंख खोलो अपनी, वो नहीं खोल रहा होता, ठीक है।
कहता है कि मैं नहीं खोल पा रहा, बहुत अंदर इरिटेशन हो रही है, दर्द हो रही है, ठीक है। सो ब्लेफरोस्पैज्म हुआ होता है पेशेंट को। और इसके अलावा डिफेक्टिव विजन होती है पेशेंट को, ठीक है। उसे मतलब आगे सब कुछ फॉरेन बॉडी आई हुई है तो कैसे उसको सही प्रॉपर नज़र आएगा। और ऑब्वियसली फॉरेन बॉडी है, जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन भी हमें नज़र आ सकती है, ठीक है। सो वी नोट द corneal foreign body, we note that the patient is having the blepharospasm, patient is having defective vision, we note that the patient is having the leukocyte infiltration, okay। and edema of the lips सॉरी लिड्स का जो है edema हुआ हो सकता है, या इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम नोट करते हैं पेशेंट को, जो जिसके अंदर कॉर्नियल फॉरेन बॉडी गई होती है। उसके बाद हमने लोकलाइज करना होता है, ठीक है। हम लोकलाइज कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ना उसको देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे पड़ी हुई है एक्चुअली हमारी जो हमने निकालनी है बाहर फॉरेन बॉडी जो अंदर चली गई है। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर वर्कर में कोई चला गई, या आयरन चला गया, कोल चला गया, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स चले गए, डिफरेंट तरह की चीज़ें अंदर चली जाती हैं। अब हमने लोकलाइज करना है ना, ऐसे तो नहीं हमने शुरू हो जाना। सबसे पहले हमने लोकलाइज करना है कि वो एक्चुअली पड़ी कहाँ हुई है, ठीक है। तो उसको लोकलाइज करने के लिए सबसे पहले हम लाइट आगे लेके आएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। उसके बाद जो बेस्ट मेथड होता है जो आपके पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि स्लिट लैंप एग्जामिनेशन हम करते हैं फ्लोरेसेंस स्टेनिंग के बाद, ठीक है। फ्लोरेसेंस स्टेनिंग हम करते हैं कॉर्निया के ऊपर अल्सर चेक करने के लिए, ठीक है। तो उससे हमें जो है वो कॉज पता चल जाता है। तो फ्लोरेसेंस हम स्टेनिंग करके उसके बाद स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में जो है ना बहुत अच्छी तरीके से हमें कॉर्निया में फॉरेन बॉडी लोकलाइज हो जाती है कि असल में हमारी फॉरेन बॉडी कहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद हमने उसको लोकलाइज करने के बाद हमने क्या करना होता है, उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमने ये करना होता है कि हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है। उसको पेन हो रही है, वो अपनी आँख नहीं खोल पा रहा, और हम उसको ऐसे ही मतलब वो ना अपनी आँख खोलने दे रहा है, उसको पेन इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया क्यों देते हैं, ताकि उसकी पेन कम हो जाए, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि हम उसका रिमूवल ईजीली कर सकें, ठीक है, पेशेंट हमें तंग ना करे। तो हमने टॉपिकल एनेस्थीसिया दे दिया, ठीक है। और एनेस्थीसिया आपको पता है ज़ाइलोकैन वगैरह के थ्रू हम दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आई स्पेकुलम से जो है, जैसे कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, ऑस्पी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सो इट इज़ आई स्पेकुलम। इससे हम आईलेट्स को वाइडली सेपरेट कर देते हैं ताकि हम अपनी पेशेंट की आइज़ को एक्सपोज कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने जो है नॉर्मल सलाइन के साथ इरीगेशन करनी होती है ताकि फॉरेन बॉडी जो है वहाँ से लूज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर जो है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ये एप्लीकेटर होता है जिसके आगे कॉटन लगी होती है। इससे हम जो है वो फॉरेन बॉडी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी नहीं होती तो फिर हम फॉरेन बॉडी स्पड यूज़ करते हैं। इसको हम हाइपोडर्मिक नीडल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरह से बना होता है ये, इससे हम जो है वो फॉरेन बॉडी को रिमूव कर लेते हैं। और अगर हमारी फॉरेन बॉडी जो है वो डीप है, ठीक है, और स्पेशली जो मेटालिक फॉरेन बॉडी होती है उसको तो हम कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर से या फॉरेन बॉडी स्पर्ड से जो है रिमूव नहीं कर पाते, तो हम मैग्नेट से फिर उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सो इट्स द रिमूवल, हाउ वी रिमूव इट। सबसे पहले हमने लोकलाइज किया, उसके बाद हमने एनेस्थीसिया दिया, फिर हमने स्पेकुलम लगा के आंखें खोली, इरिगेशन की, कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर यूज़ किया। अगर उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो हमने हाइपोडर्मिक नीडल यूज़ की, और इसके अलावा हमने मैग्नेट फॉरेन बॉडी जो मेटालिक है उसके लिए यूज़ कर लिया। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, आफ्टर रिमूवल करने के बाद हमने ये नहीं करना कि पेशेंट को जो है वो इसी तरह घर भेज देना, ठीक है। वी गिव द पेशेंट एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। इसके अलावा हम जो है उसको साइक्लोप्लेजिक देते हैं ताकि उसकी पेन जो है वो कम हो जाए, जिसमें हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं, यू नो दैट। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि अगर हम उसका इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी रिमूव नहीं करते, तो अंदर ही पड़ी रहने देते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो कॉर्निया होगी वो अल्सरेट हो जाएगी और फर्दर हमारी जो विजन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो वी हैव टू परफॉर्म द after removing the foreign body, we have to give the antibiotics, we have to apply the antiseptic dressing and the cycloplegics. उसके बाद जो कंजक्टाइवल फॉरेन बॉडी होती है ना, ये आपको बस इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये ज़्यादातर जो है ना सल्कस स्टार्ट सेलिस में होती है, जो फॉर्नेसेस होते हैं वहाँ पर, या बल्बर कंजक्टाइवा में, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ये लॉज करती है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स इसके ऑलमोस्ट सेम है, बस यही डिफरेंस है कि जब पेशेंट जो है ना उसके टार्सल कंजक्टाइवा के अंदर फॉरेन बॉडी पड़ी होती है ना, तो वो ब्लिंक करता है। ब्लिंक करते हुए ना क्या होता है, हर दफ़ा जब वो ब्लिंक करता है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, कॉर्निया के ऊपर ना ब्लिंक करने से अब्रेजन्स आ जाती हैं, ठीक है, वर्टिकल पैटर्न ऑफ लीनियर अब्रेजन्स आती हैं। फिर ये हमारे पास पैथोग्नोमिक होता है फॉर द कंजक्टाइवल फॉरेन बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि लोकलाइजेशन और रिमूवल सेम है, इसका कॉम्प्लिकेशंस में जस्ट ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है।
ये आपका यूक्यू है, एक्स्ट्राओकुलर फॉरेन बॉडी से आया हुआ है, ठीक है। वेल्डर के अंदर क्या हुआ है, वेल्डर जो है वो काम कर रहा था, मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, उसको फोटोफोबिया और इलेक्ट्रीमेशन हो रही है, ब्लेफरोस्पैज्म हुआ होता है, आंखें उसने बंद की हुई हैं। तो आप इमीडिएट मेजर क्या लोगे, ठीक है, कैसे उसको रिमूव करोगे, कैसे उसको देखोगे और रिमूव करोगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, रिमूव करोगे, फिर एनेस्थीसिया वगैरह दे के। उसके बाद टाइप ऑफ इंजरी क्या हुई है, एक्स्ट्राओकुलर फॉरेन बॉडी है ना, तो उससे बताना है आपने कि कौन सी इंजरी हुई है। उसके बाद डिलेड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इंजरी के, ऑब्वियसली वो कॉर्नियल एब्रेशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एक्स्ट्राओकुलर फॉरेन बॉडी से। नेक्स्ट से हम जो है ब्लंट ट्रॉमा पढ़ते हैं।